Hello everyone, very good morning. Let us start with another lecture on costing. The first topic what we have started with is basics of cost and cost accounting. क्योंकि हम लोगों को अब 2-3 लेक्चर्स हम लोगों ने इसके ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं, ठीक है, और हमने इसमें काफी सारा थ्योरी भी देखा है, प्रैक्टिकल्स भी देखे हैं। तो एक बार मैं आपको बस रिकैप करा के देना चाहता हूं कि चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है, सो दैट इट गेट्स फ्रेशन अप। और हम लोग आगे का जब करेंगे तो हम पीछे का नहीं भूलेंगे, इसलिए हमें इसे बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, एंड दिस गोज फॉर योर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। हम जैसे जैसे आगे का पढ़ते जाते हैं, और इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट, हमारे माइंड धीरे धीरे भूलने लगता है, तो वी मस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। ओके, सो आई विल जस्ट गिव अ क्विक रिकैप। ओके, विल नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम, विल गिव अ क्विक रिकैप ऑन व्हाटएवर थिंग्स वी हैव डन टिल टुडे। ओके, और जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसे थरो रिवाइज करके आज के फ्रेश टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर ऑल चार्ज्ड अप फॉर अनदर अमेजिंग सेशन ऑन कॉस्टिंग नाउ। Yes, so first we have started with was cost. Cost क्या होता है? आपका खर्चा, खर्चा जो एक्चुअल और नोशनल दोनों हो सकता है। कॉस्टिंग जो प्रोसेस है जिससे कॉस्ट निकाली जाती है, वो सिस्टम जिससे मैनेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें आप उसे एक्चुअल अकाउंट फॉर करते हैं, उससे आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि आप कॉस्ट जो है वो एसेटन कर सके, कंट्रोल कर सके। इसमें आपको इनकम और एक्सपेंस के बारे में बिल्कुल पता चल जाता है, रिकॉर्ड करते हैं आप। इससे क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, कॉस्ट कंट्रोल करना, इसके अलावा मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना फॉर डिसीजन मेकिंग, दिस ऑल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। सो दिस इज मच वाइड कंसेप्ट। ओके, देन वी हैव स्टडीड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रेजेंटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस। ओके, सो दिस वाज मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यू रिमेंबर 5 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखे थे। एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, एक तो कॉस्ट निकालना, सेलिंग प्राइस सेट करना प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल जिसमें हम लोगों ने 4 चीजें देखी थी। एक स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस गिनो, मेजर करो, मेजर कर लेने के मतलब कंपेयर करो, और इसमें वेरिएंस क्यों हुआ है ना उसको पता करो। ये कॉस्ट कंट्रोल था, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, हमेशा के लिए हमारी कॉस्ट डिक्लाइन कैसे होगी उसके बारे में सोचो, दैट वाज कॉस्ट रिडक्शन। और मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये 5 उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, बराबर है। इसे हम लोगों ने काफी डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन था जो हम लोगों ने स्टडी किया था। फटाफट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में कॉस्ट मेंटेन करनी है, कॉस्ट रिडक्शन में रिड्यूस करनी है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल में आपको अभी के सिचुएशंस में जो लोएस्ट हो सकता है वो करना है। कॉस्ट रिडक्शन में तो कोई कंडीशन अभी तक एग्जिस्टेंट नहीं होती है, कोई कंडीशन परमानेंट नहीं होती है, हम लोग सारी कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल पास्ट और प्रेजेंट को देखता है कि पास्ट में हम इतना करते थे, अभी हमें इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन तो ये देखता है कि हमारा अभी का खर्चा इतना है, अभी का खर्चा 100 रुपए है, तो फ्यूचर का खर्चा सिर्फ 90 ही होना चाहिए। उसके लिए डेवलप करते रहना टेक्निक्स, राइट। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव, कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव, और कॉस्ट कंट्रोल टारगेट अचीव हुआ के खत्म, कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं होता। ये सब हम लोगों ने देखा था। देन वी स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट वाज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपको एक सेपरेट मेजरमेंट करना है, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट था, राइट। सेपरेट मेजरमेंट आप प्रोडक्ट्स का कर सकते थे। इसके मैंने जानबूझ के फोटोज यहां रखे हैं। क्यों रखे हैं मैंने इसका कारण ये है कि आज के भी मेरे टॉपिक्स में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगी। मतलब जिसके लिए आपको कॉस्ट निकालना होता है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सर्विसेज वाइज कॉस्ट निकाल सकते हो, बराबर है। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट वाइज कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एक्टिविटी वाइज, जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन, रिसर्च डेवलपमेंट, आप एक एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे ऑर्डर्स प्लेस करना, ऐसी एक्टिविटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप प्रोसेसेस के हिसाब से कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको कॉस्ट निकालना है ना, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। आप डिपार्टमेंट वाइज भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में स्टडी किया था। कॉस्ट को कैसे
कौन से यूनिट्स में गिनना, दैट वेर कॉस्ट यूनिट्स, राइट। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए नंबर्स में गिन सकते हैं, सीमेंट के लिए पर टन पर बैग हो सकता है, केमिकल लीटर्स गैलन्स हो सकता है, पावर्स के लिए किलोवाट आवर हो सकता है, स्टील के लिए टन, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट था, पैसेंजर किलोमीटर, गैस वॉज क्यूबिक फीट, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं, ब्रिक मेकिंग 1000 ब्रिक्स, राइट। कोल माइनिंग भी टन में होता था, इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑयल बैरल टन वगैरह, ठीक है। होटल कैटरिंग पर रूम पर डे, ठीक है, या पर मील हो सकता है। जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज है वो सब पर जॉब होते हैं, पर आर हो सकते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हॉस्पिटल्स वाला पर पेशेंट डे, ठीक है, पर पेशेंट डे याद रखिएगा। नेक्स्ट, एचआर डिपार्टमेंट का पर्सनल के रिकॉर्ड के हिसाब से, सेलिंग डिपार्टमेंट का सेल्स वैल्यूज के हिसाब से या नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से, मटेरियल स्टोरेज डिपार्टमेंट का जो रिक्विजिशन हमें मिला है उसके हिसाब से, जितने मिले उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये सब हमने देखा था। आपको याद होगा कि हम लोगों ने नेचर वाइज और एलिमेंट वाइज इसका क्लासिफिकेशन किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्वियस सी बात है, जो खर्चे 1 to 1 कोरिलेट होते हैं, जिसे आप प्रोडक्शन के साथ इकोनॉमिकली कोरिलेट कर सकते हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट खर्चा। और जो 1 to 1 कोरिलेट नहीं हो पाते वो है इनडायरेक्ट खर्चे। जो प्रोडक्शन के साथ 1 to 1 कोरिलेट नहीं होते वो है इनडायरेक्ट खर्चे। याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट के साथ 1 to 1 कोरिलेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। मटेरियल के क्या बोलते हैं, अगर हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन वाइज देखने जाएं तो मटेरियल्स का खर्चा होता है। मटेरियल्स में आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं प्रोडक्ट में वो है डायरेक्ट मटेरियल, जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं होते हैं वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट लेबर जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई हो सकता है या एक प्रॉपर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट लेबर। जो नहीं करते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप देख सकते हैं, जो सीधा सीधा प्रोडक्ट के साथ इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है फिजिबल तरीके से, स्पेसिफिकली इनकर्ड होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। स्पेसिफिकली इनकर होता है वो किसी चीज के लिए। इनडायरेक्ट मटेरियल्स वी हैव ऑलरेडी सीन, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट खर्चे मिलाकर क्या बन जाता है, सारे इनडायरेक्ट खर्चे मिलाकर बन जाता है ओवरहेड्स। याद रखना, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो 1 to 1 कोरिलेट नहीं होते हैं गुड्स के साथ, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे मिलाकर ओवरहेड्स बन जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है। तो याद रखिएगा, हमारे ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं, ये सारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, याद रखिएगा। जो मैनेजमेंट के रिलेटेड खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो सेलिंग के रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, सेलिंग ओवरहेड्स में। जो डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड खर्चे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने फाइनली स्टार्ट की थी कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट का सवाल मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा लेते जा रहा हूं ताकि आपका बेस पक्का होते जाए। हम लोग इसे बार बार करेंगे, रोज रोज करेंगे, तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम से शुरुआत की जाती थी, रॉ मटेरियल परचेज, उसको लाने का पूरा खर्चा, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर को जोड़ दिया, उसके बाद में मतलब डायरेक्ट लेबर जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े तो आपको प्राइम कॉस्ट मिला। प्राइम कॉस्ट के बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसमें स्टोर्स और स्पेयर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो जोड़ दिए। फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट बन जाएगी और उसमें बस अपने को ओपनिंग क्लोजिंग WIP करना है। याद रखना, फैक्ट्री के रिलेटेड सारे ओवरहेड्स वहीं आ जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर प्लांट्स जितने हैं उन सब का डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो, ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करो, फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री कॉस्ट में आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो प्रोडक्शन रिलेटेड वो सब ऐड करो। स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ है वेस्टेज का तो वो कम करो, प्राइमरी पैकिंग का खर्चा ऐड करो, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। और एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो बस आपको उसके बाद 3 ओवरहेड्स उसमें जोड़ देने हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, उसके अलावा सेलिंग ओवरहेड्स और क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये 3 चीजें अगर आपने जोड़ दी उसमें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, जिसमें प्रॉफिट जोड़ते ही हमें आंसर आ जाता है। ये सब हम लोगों ने किया था।
ये हमारे पहले के लेक्चर्स में हुआ था, और अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो जो किया उसे डिटेल में रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत की थी कि कॉस्ट वेरिएबिलिटी के हिसाब से क्या होती है। कॉस्ट वेरिएबिलिटी के हिसाब से होती है सबसे पहली तो फिक्स कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा जो हम कितना भी कॉस्ट हम कितना भी प्रोडक्शन कम या ज्यादा कर लें, जो चेंज नहीं होता है वो कॉस्ट और कुछ नहीं बल्कि एक फिक्स कॉस्ट है, राइट। एक ऐसा खर्चा जो हमारा आउटपुट बढ़े या घटे चेंज नहीं होता, वो हो जाता है फिक्स कॉस्ट। आप देख सकते हैं आउटपुट मेरा डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हुआ, लेकिन खर्चा बढ़ा नहीं, ये खर्चा फिक्स कॉस्ट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फैक्ट्री का रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा ये खर्चा बढ़ते चला जाएगा, तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, राइट। ये और आप देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आपने प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया तो भी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो जीरो हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कभी बंद नहीं होता। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, बराबर है, उसमें फिक्स का भी फीचर है, उसमें वेरिएबल का भी फीचर है, राइट। जो फ्लक्चुएशन से क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत अफेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत अफेक्ट नहीं भी होते हैं। इसमें है ना ऐसी चीजें जिसमें कुछ एक मिनिमम अमाउंट फिक्स्ड होती है, जैसे टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एक मिनिमम बिल तो आता ही है, लेकिन उससे ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो ज्यादा भी बिल आएगा, लाइक दैट। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, उसमें कुछ फिक्स कंपोनेंट भी होता है, कुछ वेरिएबल कंपोनेंट होता है, और उसकी कॉस्ट बढ़ते जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद कंट्रोलेबिलिटी। क्या कोई मुझे बता सकता है कंट्रोलेबिलिटी? याद आ रहा है आपको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल? देखते हैं आपको कितना याद है कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कम ऑन, आई वांट समवन हु कैन अनम्यूट हिमसेल्फ एंड आंसर दिस वन। कम ऑन, व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल? रिमेंबर, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में किया था बेटा इसको। ये सुमित आप आंसर कर पाएंगे? मतलब कंट्रोल कर सकते हैं यानी क्या, और फिर अनकंट्रोलेबल क्या होता है फिर? ये तो आप लिटरल ट्रांसलेशन मुझे बता रहे हैं कि सर जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल। क्या ये एब्सोल्यूट है या पर्सन टू पर्सन डिफर करता है? सिंपल सा सवाल है। ठीक है, देखिए कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपकी अथॉरिटी में है, जिसे आप रोक सकते हो, वो खर्चा कंट्रोलेबल है। जो आपकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, जिसको आप नहीं रोक सकते, वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। हो सकता है कि कोई खर्चा तुम्हारे लिए अनकंट्रोलेबल हो, बराबर है, कोई खर्चा तुम्हारे लिए अनकंट्रोलेबल हो, लेकिन उस फैक्ट्री के मैनेजर के लिए या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए वो कंट्रोलेबल ना हो, मतलब अनकंट्रोलेबल ना हो, वो कंट्रोल कर सकता है। अंडरस्टैंड? सो यहां पर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल क्या होता है, ये अपने इंडिविजुअल जजमेंट पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान में रखिए। जिसे मैनेजर या इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर खुद कंट्रोल कर सकता है वो कंट्रोलेबल है, बराबर है। जो जिसके एक्शन से वो उसे रोक सकता है वो कंट्रोलेबल खर्चा है, जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। मेरे जॉब के लिए मैं कितना लेबर यूज करूं, कितना मटेरियल यूज करूं, ये मेरे कंट्रोल में होता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या है, कंट्रोलेबल है। लेकिन जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूं उस फैक्ट्री का रेंट रोकना मेरे बस की बात नहीं है, बराबर है। वो इट कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर, वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर का काम है कि उस फैक्ट्री के रेंट को कैसे रोका जाए। सो अंडरस्टैंड, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, मेरे डिसीजन मेकिंग में आती है, वो कंट्रोलेबल हो जाएगी, और जिसका डिसीजन मैं ले ही नहीं सकता, जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो हो जाता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल याद रखना, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। क्यों सब्जेक्टिव है? क्योंकि हो सकता है कि कोई कॉस्ट तुम्हारे लिए अनकंट्रोलेबल हो, मेरे लिए कंट्रोलेबल हो।
तुम डिसीजन नहीं ले सकते फैक्ट्री के रेंट का, मैं तो डिसीजन ले सकता हूं, मैं सोच सकता हूं फैक्ट्री बंद कर दो या फैक्ट्री दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, ओन प्रीमाइसेस में ट्रांसफर कर दो, लाइक दैट। तो ये इंडिविजुअल जजमेंट पे लेफ्ट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। सो पर्टिकुलरली कोई कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं होती, सिर्फ वो एक पर्सन टू पर्सन मैटर करती है, डिफर करती है। ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मेलिटी स्टार्ट किया था, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। सो व्हाट वाज इट? नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है जो होने ही वाला है, जिसको तुम नहीं रोक सकते, जो होने ही वाला है। याद रखिएगा, जो आपको भी पता है कि ये होगा ही होगा, दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। और एबनॉर्मल कॉस्ट वो होता है जो तुमने सोचा भी नहीं था, है ना, और ऐसा हो गया। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल यहां पे दिया था, एक मजदूर जो 8 घंटे के लिए काम करता है, बराबर है, एक मजदूर जो 8 घंटे का उसका काम है, हम 8 घंटे के लिए उसे 700 रुपया देते थे, ठीक है, फॉर 8 आवर्स। लेकिन हम अच्छे से जानते थे कि वो 8 घंटे काम नहीं करेगा, वो 7 आवर्स ही काम करेगा, क्योंकि वो 7 आवर्स ही काम करेगा, क्योंकि 1 घंटा तो उसे लंच के लिए, टी ब्रेक्स के लिए एक्सेट्रा, सो वो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम 700 रुपए को समझते हैं कि वो 7 आवर्स का इफेक्टिव वर्क हमें देगा, तो हम यही समझते हैं कि हमारा खर्चा 100 रुपीज पर प्रोडक्टिव आवर है, ठीक है। हमारा पर प्रोडक्टिव आवर का खर्चा 100 रुपए। वी डू नॉट डिवाइड द 700 बाय 8, वी विल ऑलवेज डिवाइड इट बाय वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। We are expecting only 7. This is the normal expected thing, right? So we are expecting only 7. So we'll divide it by only 7. Okay? So 700 by 7, that is 100. और फिर मैंने आपको इसमें एक और एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मशीन्स ब्रेकडाउन हो गई, ब्रेकडाउन के कारण वो 2 घंटे काम नहीं कर पाया, तो फिर ये जो लॉस हो गया, ये एबनॉर्मल है। ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि उसको खाली बैठना पड़ जाएगा। ये जो चीज हो रही है ना, ये एबनॉर्मल कॉस्ट इनकर हो रही है। तो एबनॉर्मेलिटी अगर होती है तो वो हमेशा कहाँ जाती है? कम ऑन, याद करके जल्दी से बताओ। अगर एबनॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल लॉस है, वो कहां पे ट्रांसफर होगा? कम ऑन, मैंने आपको हमेशा बताया है, चाहे एबनॉर्मल मटेरियल का कॉस्ट हो, एबनॉर्मल वेजेस हो, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी, वो कहां जाने वाली है? राहुल, थोड़ा सा एक पार्ट मिस हो गया है। कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट हुआ तो वो कहां चला जाएगा? सोच समझ के याद करो, कम ऑन। एबनॉर्मल कॉस्ट, हमने कल इसे स्टडी किया था। एबनॉर्मल कॉस्ट होता है तो कहां ट्रांसफर होता है? याद रखिएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा और हमेशा कॉस्टिंग P&L जाता है। कहां जाता है बेटा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है। राहुल, आपने सिर्फ P&L कहा था बेटा, द आंसर इज कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके, वी आर डूइंग कॉस्टिंग, सो कॉस्टिंग का P&L अलग होता है, याद रखिए। सो इट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस व्हाट वी हैव स्टडीड। फिर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा ब्रेकअप जो है उसको देखा था अच्छे से, राइट। इसमें से हमारा ये वाला पार्ट नहीं हुआ था, ये मैं आज कवर करने वाला हूं। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है। अगर आपको फ्रैंकली बोलूं तो इसमें 18 डेफिनेशंस आनी है, 18, ठीक है। ये आज मैं कवर करूंगा ताकि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूरा कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, अगेन इट वाज थ्योरी पार्ट, then we have studied with cost, what we have studied was cost drivers. What were cost drivers? Cost drivers, क्या आप में से कोई बता सकता है? कम ऑन, आप चैट में बताओ मेरे को। कॉस्ट ड्राइवर्स, ये फोटोज देखकर मुझे बताओ कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं। कम ऑन, याद करने की कोशिश करो। व्हाट वेर कॉस्ट ड्राइवर्स? यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर आप अनम्यूट करके आंसर करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। What were cost drivers? ओके, सुमेध ने ट्राई किया है आंसर। सर, जो इफेक्ट करता है कॉस्ट को, ड्यू टू विच कॉस्ट इज इनकर्ड। फैंटास्टिक जय, इंक्रीजेस द कॉस्ट, वेरी गुड, ओके, अच्छा ट्राई है। कॉस्ट ड्राइवर वो होता है जो बेसिकली कॉस्ट को ड्राइव करता है। जितना ज्यादा आप ये करोगे उतना खर्चा बढ़ते जाएगा, बराबर है। कॉस्ट ड्राइवर्स, याद रखिएगा, जितना बार आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते जाओगे उतना कॉस्ट बार बार बढ़ते चला जाएगा। वो और कुछ नहीं है, कॉस्ट ड्राइवर्स है। यही वो है जिसके कारण कॉस्ट एक्चुअली मतलब ऑकर होती है, इनकर होती है, ठीक है। सो कॉस्ट ड्राइवर्स आर बेसिकली द फैक्टर विच इफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट। यही वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे कॉस्ट इनकर होती हैं, याद रखिएगा।
जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका कॉस्ट बढ़ते ही चला जाएगा। सो कॉस्ट ड्राइवर्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन मतलब जो खर्चे जो है ना वो ड्राइव करते हैं। जैसे हम लोग जितनी बार मशीन सेटअप करेंगे उतनी बार मशीन सेटअप का खर्चा आएगा। मशीन सेटअप सस्ता नहीं होता, याद रखना। मशीन के ऊपर जब फीडिंग किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको फोटो में दिखाया था, ये मशीन पे फीडअप जब करता है, याद रखिएगा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये कंप्यूटर को अगर एक बार कमांड दे दिया उसने कि ये अगला बैच आपको इसी तरीके से बनाना है, उसमें कुछ गलती हो गई तो पूरा बैच खराब हो जाएगा। सो ही हैज टू डू दैट वेरी वेरी केयरफुली। तो प्लस मशीन्स का वो सेटअप करते रहता है, ऑयलिंग करते रहता है, इट टेक्स टाइम। मान लीजिए उसे करने में अगर 1 घंटा लग गया और उसका मतलब वेजेस जो है वो रोज का अगर मान लीजिए 2,000 रुपए है, ठीक है, फॉर 10 आवर्स जॉब, तो फिर 10 आवर्स के लिए 2,000 यानी 1 घंटे का 200, तो 200 रुपए उसके वेस्ट हो गए। मतलब 200 रुपए वेस्ट हो गए यानी ये अपना सेटअप का खर्चा हो गया। अंडरस्टैंड? जितनी जितनी बार आप प्रोडक्ट्स मंगाओगे, जितनी बार आप मटेरियल्स प्रोक्योर करोगे, तब तक आपको ये ऐड देते रहना होगा। तो ऑब्वियस बात है, जैसे ही आपने डिसीजन लिया कि हमें मटेरियल्स लेने हैं, आपको एक खर्चा करना पड़ेगा, ये भी एक कॉस्ट ड्राइवर्स है। ठीक है, ये ज्यादातर काम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जो हमारा चैप्टर है हम लोग उसमें कवर करेंगे। वी हैव स्टडीड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जिन्हें कुछ ना कुछ टास्क असाइन किया जाता है कि आपको यही काम करना है, आपको यही काम करना है, जिसे कोई टास्क असाइन किया गया है, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, और आपको उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि 4 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं: कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मुझे बताओ कि वो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन कौन सा है? अगर मैं मेरे कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं तो वो कॉस्ट सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है या इन्वेस्टमेंट सेंटर है? ए बी सी डी, कम ऑन बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। सुमेश, जय, आप लोगों के आंसर सही है। अगर मैं मेरे कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं तो वो कौन सा सेंटर है? राहुल, आपका भी जवाब सही है। अगर मैं मेरे कंपनी के प्रोडक्शन सेंटर की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन सेंटर का काम मतलब प्रोडक्शन करने वाले यूनिट का काम सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओ, खर्चा होगा वहां पे और कुछ नहीं। प्रोडक्शन करना है, उसे माल बेचना नहीं है। मान ली मतलब फैक्ट्री में जो वो मशीन्स लगी हुई है उनका काम बेचना नहीं है। फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसका काम सिर्फ इतना है कि प्रोड्यूस करते जाओ, खर्चा मिनिमाइज करने की कोशिश करो, लेकिन प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। तो ये होता है एक कॉस्ट सेंटर, ये होता है कॉस्ट सेंटर। इसका काम बेचना नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट इनकर करेगा। तो हम उसका परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे? हम बोलेंगे भाई तेरे को पिछली बार 10 लाख रुपया दिया था, तुमने हमको 10 लाख में 10,000 यूनिट बना के दिया था। इस बार हम लोग 11 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हमें कम से कम 11,000 यूनिट तो चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, तो फिर अंडरस्टैंड, हम उसे कॉस्ट अलोकेट कर देंगे और हम उसके सामने परफॉर्मेंस उसका चेक करेंगे, क्या सही में उसने उतने यूनिट्स बना के दिए हमें। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ विल काइंड ऑफ डू 1-to-1 लाइक दिस थिंग, कि क्या वो सही में अपना टास्क जो है वो अचीव कर रहा है प्रॉपरली। नेक्स्ट मुझे बताइए, आपका जो सेल्समैन है वो कौन सा सेंटर है? ए बी सी डी, कम ऑन। आपका जो सेल्समैन है जिसका काम ही माल बेचना है, सेल्समैन बोलो, सेल्स मैनेजर्स बोलो, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेल्स लाना है, राइट? तो वो और कुछ नहीं बल्कि रेवेन्यू सेंटर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वो रेवेन्यू सेंटर है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूं, मेरी एक सब्सिडियरी है, मैंने उसको बोला भाई तुम तुम्हारा खर्चा भी करो, तुम तुम्हारी क्या बोलते हैं सेल्स भी करो, हमें सिर्फ प्रॉफिट लाके दो, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो मैंने उसे खर्चा करने की भी अथॉरिटी दी है, मैंने उसे सेल्स करने की भी अथॉरिटी दे रखी है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे उस ब्रांच से, उस सब्सिडियरी से मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए है। दैट इज अ प्रॉफिट सेंटर फॉर मी। मैं उसके मैनेजर से एक ही सवाल पूछूंगा कि तुमने इस साल कितना प्रॉफिट बना के दिया? तुम सेल्स बढ़ाओ घटाओ, कॉस्ट बढ़ाओ घटाओ, कैसे भी करो, मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल के दो। ठीक है ना, मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल के दो। दैट इज अ प्रॉफिट सेंटर फॉर मी। नेक्स्ट, हमारा जो सीएफओ है,
उसके पास जब सरप्लस फंड्स होते हैं ना, तो हम लोग उसको अथॉरिटी देते हैं कि आप अपने हिसाब से सुटेबल इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए और हमारे लिए अच्छे से अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करिए। CFO, दैट इज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो फिर वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट सेंटर भी है, वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना करके देगा। तो अब यहां पे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेरी आ सकती है कि सर, ये जो सेंटर सेंटर की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मशीन है या आदमी है ना? ये मशीन है या आदमी है? क्या ये एक फैक्ट्री है या ये पर्सन है? अंडरस्टैंड, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आपके होते हैं, याद रखिए वो आपके डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, पर्संस भी हो सकते हैं। आपने जिस किसी को टास्क असाइन किया हुआ है, अगर आप पूरे फैक्ट्री वाइज उसको गिन रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा। अगर आपने एक पर्सन को अथॉरिटी देकर रखी कि तुम ये डिसीजंस ले सकते हो, तो हमारे लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनेगा। तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पर्संस भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट भी हो सकता है पूरा का पूरा, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर जो खर्चा करता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते रहता है। उसमें भी दो तरीके के खर्चे होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स। स्टैंडर्ड जो अपने को इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप बताते हैं, बराबर है? इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप बताते हैं, इतना प्रोडक्शन इतना खर्चा होने वाला है, ठीक है? और डिस्क्रिशनरी जो है वो हमारे डिसीजन पर होता है। इसमें इनपुट आउटपुट का कोई लेना देना नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का एकदम 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो 1-to-1 कोरिलेशन। अंडरस्टैंड? सो डिजायर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स सेल्स जनरेशन का काम, उसके बाद प्रॉफिट सेंटर्स प्रॉफिट जनरेशन का काम, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स वी हैव डन दिस, ठीक है? और अब फाइनली हम लोगों ने अभी तक जितना किया पूरे चैप्टर का, आज मैंने फर्स्ट लेक्चर से लेके थर्ड लेक्चर तक सारे लेक्चर्स का एक रिकैप आपको दे दिया है। और अब फाइनली हम लोग आज के फ्रेश टॉपिक्स करेंगे, ठीक है? विल बी क्विक विथ इट। अगेन मैंने मेरे नोट्स के लिए, मैंने मेरे आपके समझाने के लिए कई सारे नए क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है? वो नए क्वेश्चंस मैंने यहां पे रखे हुए हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया आते चला जाएगा कि ये कंसेप्ट्स क्या है। और याद रखना, हम लोगों को 18 कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है? इस टॉपिक के अंदर कॉस्ट यूज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा है, अरे बहुत ईजी है, ठीक है? एकदम ईजी है। और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। थेरी भी आता है लेकिन इतना नहीं आता है, ठीक है? थेरी में हर चीज नहीं आ जाती, जो काम की अपन उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो आपको पहले से पता है, जो आपने पहले से सोच के रखा है, ठीक है? सो दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो आपने पहले से सोच के रखा हुआ है कि इतना होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो मैनेजमेंट ने सोच के रखा है कि हमारे लिए स्टैंडर्ड खर्चा इतना होना चाहिए, हमारे गुड्स का स्टैंडर्ड भाव इतना होना चाहिए, इतना कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो और अच्छा, ये आर्बिट्रेरली डिसाइड नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। मैनेजमेंट कभी भी ऐसे मन मर्जी नहीं बोलती कि हमारा कॉस्ट 100 रुपया है, 80 रुपया है, ऐसा नहीं होता। वो उनके लास्ट ईयर के बेसिस के ऊपर कह सकते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज इतना खर्चा होता है, ठीक है? और उसके हिसाब से वो प्राइस फिक्स करते हैं और वेरिएंस एनालिसिस करते रहते हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और हमारे एक्चुअल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपने बहुत केयरफुली एनालिसिस करके सेट किया था कि हमारा खर्चा 100 रुपया होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट 93 हुई, तो आपको वेरिएंस हुआ 7 रुपए का। आप बोलेंगे सर अच्छा है, कॉस्ट कम हुई है, लेकिन ये अच्छा भी क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन? क्या ऐसा तो नहीं कि हमने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिया इसलिए ऐसा लग रहा है? क्या हमने सच में इस बार कुछ इफिशियंसीज अचीव की थी? तो ये हमें पता करते रहना होता है और हम वेरिएंस एनालिसिस करते रहते हैं कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है? दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, मार्जिनल कॉस्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जिससे खर्चा बढ़ता है अगर हमारा यूनिट, हमारा प्रोडक्शन एक एक्स्ट्रा यूनिट से बढ़े, ठीक है? सुमित बिल्कुल सही है, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए होने वाला खर्चा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब वैसे तो ये आपको पता है, देखते हैं क्या आप इसको सच में सॉल्व कर पाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहां पे आप लोगों के लिए रखा है, मुझे बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कम ऑन, ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट्स द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट।
500 यूनिट बनाने का खर्चा है 10,000, और अगर आपने एक और एक्स्ट्रा बैच बना ली, एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, तो आपके 550 यूनिट बन गए और उसमें 10,900 का खर्चा हुआ। सवाल ये है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट? राहुल आपका जवाब सही है, सुमेध सही है। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला, अरे टेक्स्ट बुक क्या, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपके बस बेसिक्स के लिए मैंने बना के रखा है। पूनम आपका भी जवाब सही है, अद्वैत सही है बेटा जवाब। द करेक्ट आंसर इज 18 रुपीज, राइट। और इसको कैसे निकालते हैं? वी कैलकुलेट इट बाय कि आपका खर्चा कितने से बढ़ा, चेंज इन कॉस्ट, याद रखिएगा, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ओके, दैट्स द डायरेक्ट फॉर्मूला टू गेट दिस। ओके, चेंज इन कॉस्ट हमारा 500 यूनिट से सीधा 550 होता है। आप बोलेंगे सर आपको तो 1 यूनिट बनाना था, लेकिन भाई फैक्ट्री है, काम बैचेस में चलता है, तो हमने एक बैच एक्स्ट्रा बनाई तो सीधा 50 यूनिट बन गए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, हमें मतलब 10,000 का खर्चा सीधा 10,900 हो गया, तो 900 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ, और एक्स्ट्रा मुझे यूनिट्स मिल गए 50। सो 900 अपॉन 50, मैं कहूंगा कि मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा 18 रुपए आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई डू दैट। ओके, 500 का अगर 10,000 है, 550 का 10,900 है, सो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी विल डायरेक्टली गिव यू मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर फॉर दिस, एंड वेरी हैप्पी कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। एस्टिमेटेड कॉस्ट, कुछ बताने की जरूरत है मुझे? एस्टिमेटेड कॉस्ट अंदाजा लगाया हुआ पहले से, राइट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। सो एकदम प्रैक्टिकली सोचो उसको, ये कोई थ्योरी नहीं है रे, ये सब वेस्ट है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, जो आपने पहले से अंदाजा लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वैसे आप कंसेप्ट क्या सीख रहे हो? वो टर्म्स जो मैनेजरियल डिसीजंस में काम आते हैं। मैनेजर्स जो डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें ये सब टर्म्स यूज होते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मैनेजर्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, बराबर, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये सब मैनेजर्स सोचते हैं। याद रखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा, ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। एस्टिमेटेड, अंदाजन कितना खर्चा होने वाला है, सब प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, अपन पहले से उसे अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सब डेफिनेशंस नहीं आती, जो काम की है ना वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको एकदम पक्का करना है, वो आपको पक्का करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पहले 4 कुछ काम के नहीं थे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कॉस्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। टोटल खर्चा जितने से बढ़ता है या घटता है, उसे इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। याद रखना, पहले की 4 डेफिनेशंस कुछ काम की नहीं थी, ये वाली काम की है। It represents the change, increase or decrease in total cost, variable as well as fixed, due to change in activity level, technology, process, method of production, etc. मेरा टोटल खर्चा जितने से बढ़ेगा या घटेगा, अगर मैं मेरी पूरी एक्टिविटी लेवल चेंज कर दूं, टेक्नोलॉजी चेंज कर दूं, प्रोसेस चेंज कर दूं, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दूं, तो उसे कहते हैं बेटा क्या, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। मान लीजिए मैं अभी ऑनलाइन क्लास आपका ले रहा हूं, ठीक है। मेरे पास सेटअप किया हुआ है, मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, वेबकैम है, इसके अलावा माइक है, राउटर है, ये सब मेरा बेसिक खर्चा किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। खर्चा कितना हुआ वो अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, अब उसके ऊपर डिसीजन लेना नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं यार, ऑनलाइन से ऑफलाइन पे जाते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर ऑनलाइन से ऑफलाइन पे जाना है तो मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी? मुझे सबसे पहले, सपोज जिस प्रॉपर्टी में मैं जा रहा हूं वो 1 साल का रेंट सीधा सीधा मांगता है मेरे से। जहां पे मैं ऑफलाइन लेने जा रहा हूं वो सीधा सीधा मेरे से 1 साल का रेंट मांगता है। मैं एज्यूम करता हूं 1 लाख रुपीज, कितना, 1 लाख रुपए का रेंट मांगता है, ठीक है। और प्लस 1 लाख रुपए का रेंट मांग रहा है, प्लस मुझे फर्नीचर पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेट्स से फर्नीचर के ऊपर मुझे 20,000 का खर्चा करना पड़ेगा, फर्नीचर, उसको लाना ले जाना, ये सब खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरा टोटल खर्चा होने वाला है 1,20,000। लेकिन याद रखना, अगर मैं ऑफलाइन चला गया तो मुझे इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी,
मुझे वेबकैम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं एक छोटा क्लासरूम है, बड़ा क्लासरूम नहीं है, मेरी उतनी ही जरूरत है, ठीक है। तो फिर इन दैट केस मैं ये तीनों चीजें बेच सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मैं अगर ऑफलाइन जा रहा हूं तो मुझे ऑनलाइन के सेटअप की जरूरत नहीं है, मेरे यहां पे रिंग लाइट लगा हुआ है, ये सब खर्चे मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इसे बेच सकता हूं। आई कैन सेल इट ऑफ, सेल इट एट रुपीज लेट्स से 5,000। मेरा सवाल यह है, अगर मैंने मेरी एक्टिविटी चेंज कर दी, मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन पे चला गया, व्हाट्स माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मेरा खर्चा टोटल कितने से बढ़ेगा? सोच समझ के आंसर करना। मैं अगर ऑनलाइन से ऑफलाइन पे चला गया तो मेरा टोटल खर्चा कितने से बढ़ जाएगा? मुझे कुछ नया सेटअप का खर्चा करना पड़ेगा, और पहले का सेटअप जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है वो मैं बेच भी सकता हूं। याद रखना। सो मेरा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगा, ये आपसे सवाल है। व्हाट्स माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट? अगर मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन पे स्विच हो गया, मेरे को 1 साल का रेंट लगेगा, मुझे फर्नीचर पे खर्चा करना होगा 20,000, ठीक है, और मैं मेरा पुराना सेटअप में से कुछ चीजें बेच सकता हूं, उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा 5,000 का। तो सुमेश, जय, राहुल, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही है। अगर मैंने मेरी एक्टिविटी स्विच की तो नेट जो नया खर्चा होने वाला है वो एक्चुअली 1,20,000 नहीं, 1,15,000 ही होगा, क्योंकि मुझे 1,20,000 तो देने हैं, लेकिन मैं मेरा पुराना सेटअप भी तो बेचूंगा। अगर मैं नई एक्टिविटी कर रहा हूं तो पुरानी बंद भी तो कर रहा हूं। अंडरस्टैंड? तो मुझे नए सेटअप के लिए पुराना सेटअप कुछ बेच के अगर स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है तो वो मैं कम कर लूंगा। मेरा नेट खर्चा क्या होगा? दैट इज 1,15,000, राइट? 1,20,000, 1,20, और मैं 5,000 बेच के कमा भी तो लूंगा वापस। तो मेरा नेट खर्चा, मेरा नेट आउटगो जो होगा वो है 1,15,000। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ये क्या है? ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कोई क्वेरी है ना, बेझिझक पूछना बेटा। ये बात ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। क्वेरी अगर है तो बिंदास पूछो। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा इनफैक्ट हुआ भी तो था। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था, यहां पूरा की बात कर रहा हूं, ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था। यहां पे मेरा भी क्लास चलता था, पूरा क्लासरूम था, बेंचेस थे, सब कुछ था। मैं ऑफलाइन से अचानक एक दिन ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, कोविड के चलते अचानक ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो मुझे मेरे बेंचेस बेचने पड़े। बराबर है? मुझे जो रेंट मैंने भरा था उसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट रेंट वापस आ गया। बराबर है? और ऑनलाइन का तो खर्चा थोड़ा सा, एक जूम का मेरे को सब्सक्रिप्शन ही तो लेना था, तो उतना मैंने ले लिया। अंडरस्टैंड द पॉइंट ओवर हियर। यहां पर मेरा खर्चा मतलब मेरा आउटगो होगा या मेरा और उल्टा सेविंग्स हो जाएगा? अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर मेरा कॉस्ट डिक्रीमेंटल है, यहां मेरा जो ऑलरेडी कॉस्ट हो रहा है ना वो कॉस्ट कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? वो मेरा कॉस्ट और कम हो जाएगा, उसे कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट, उसे कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर आपका टोटल कॉस्ट कम हो जाता है बढ़ने की जगह पे तो हम कहते हैं दैट्स डिक्रीमेंटल कॉस्ट। सी, सो दिस आर इंक्रीमेंटल्स एंड डिक्रीमेंटल्स। इट रिप्रेजेंट्स द चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। ओके, टोटल कॉस्ट आपका जो चेंज हो रहा है due to a change in activity level, technology, process or any method of production, we say that's incremental or decremental. अगर खर्चा बढ़ गया तो इंक्रीमेंटल, खर्चा घट जाएगा टोटलिटी में तो उसे डिक्रीमेंटल कहेंगे। याद रखिएगा, आपकी अभी की एक्टिविटी से नए एक्टिविटी पे जितना डिफरेंस है, अगर आपका खर्चा बढ़ चुका है तो उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं, खर्चा घट चुका है तो उसे डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स किसी को? मेरा पहले ऑफलाइन में खर्चा ज्यादा था, रेंट का मान लीजिए 20,000 का खर्चा था, ठीक है, तो वो सब खर्चा बच जाएगा। बराबर है? और मुझे जूम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सो वो खर्चा कम हो जाएगा, तो मेरा डिक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन से ऑफलाइन पे जा रहा हूं तो जूम बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा रेंट का, सो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता है आपके डिसीजन से इंक्रीमेंटल, टोटल कॉस्ट घट जाता है तो डिक्रीमेंटल। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर करिए। Again, this is a different question framed by me only. Come on. Cost of current production. आपका फैक्ट्री का अभी का प्रोडक्शन चल रहा है 5,000 यूनिट और आपका खर्चा होता है 10,000। आपका करंट प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट और आपका खर्चा है 10,000। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं 5,500 यूनिट लेकर जाते हैं तो आपका खर्चा हो जाएगा 10,900।
और अगर आप प्रोडक्शन घटा के 4800 कर देते हैं तो आपका खर्चा होगा 9700। सवाल ये है, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 500 यूनिट्स फ्रॉम द करंट लेवल। करंट लेवल से अगर आपने 500 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ाया तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना होगा? सुमित, आपका जवाब सही है। टोटल कॉस्ट आपकी कितने से बढ़ती है ये आपको चेक करना है अगर आपका आपका प्रोडक्शन 500 यूनिट से बढ़ गया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि आपका बेस पक्का हो सके। गुंजन, राहुल, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। मेरा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ेगा? देखो, मैं 5000 यूनिट में 10,000 का खर्चा कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अगर 500 यूनिट्स बढ़ा दिए तो मेरा खर्चा 10,000 से 10,900 हो जाता है। सो व्हाट इज द चेंज इन द कॉस्ट? द चेंज इन द कॉस्ट इज 900 रुपीज बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट। सो 900 इज माई इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, राहुल, आपका जवाब सही है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 900 रुपीज। व्हाट विल हैपन अगर मैं प्रोडक्शन डिक्रीज कर दूं, 5000 यूनिट से 4800 यूनिट पे आ जाऊं? व्हाट विल बी द डिक्रीमेंटल कॉस्ट इफ द प्रोडक्शन इज डिक्रीज बाय 200 यूनिट्स फ्रॉम द करंट लेवल? अगर मैं करंट लेवल से 200 यूनिट घटा दूं तो जहां खर्चा मेरा पहले 10,000 होता था वहां खर्चा 9,700 हो जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है कि मेरा खर्चा 300 से घटेगा, दैट इज डिक्रीमेंटल। मेरा खर्चा 300 से घट जाएगा, दैट इज द डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। याद रखना, अभी तक आपने जितना सीखा है उसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल। ठीक है, टोटल खर्चा आपका जितने से बढ़ता है इंक्रीमेंटल, टोटल खर्चा जितने से कम हो जाता है दैट्स डिक्रीमेंटल। सिंपल एज दैट। ठीक है, चल आगे। कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछो, कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछो। इसके आंसर्स लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं तो आपको लिखना है तो आप अपने नोटबुक में लिख लो, क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, आप बाद में ढूंढोगे तो भी आपको मिलने वाला नहीं है ये। ठीक है, अगर आपको लिख के रखना है आप बिल्कुल लिख कर रखिए। इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी 900 यूनिट्स, रुपीज 900, सॉरी, डिक्रीमेंटल कॉस्ट रुपीज 300। 10,900 माइनस 10,000 एंड 10,000 माइनस 9,700। स्पेशली जो क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा फ्रेम करके रखे हैं ना, उनके सॉल्यूशन जरूर आप लिख कर रखिए। ऐसे और कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे। प्लीज रीड दिस। नोशनल खर्चे, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। इमेजिनरी, यस सुमित, बिल्कुल सही, इमेजिनरी, जिसमें कोई एक्चुअल कैश नहीं जाती लेकिन अपने हिसाब से होना चाहिए खर्चा, वो होता है नोशनल कॉस्ट। जैसे एक एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मान लीजिए मैंने कहीं से 10 लाख रुपए, मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने कहीं इन्वेस्ट करके रखे थे और मैं 10 लाख के ऊपर 12% अर्न करता था। कितना अर्न करता था? 12% अर्न करता था। मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई, उसमें भी मुझे 10 लाख रुपए ही लगने वाले हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? जिसको मैंने लोन दे रखा है, जहां पे मैंने इन्वेस्ट करके रखा है 12% पे, वहां से उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा? वो लोन पे दे दूंगा, वो मतलब उससे बिजनेस करूंगा। तो अब अंडरस्टैंड, उस बिजनेस के लिए ये एक इंप्यूटेड कॉस्ट है जो मैं यहां पे सेक्रीफाइस करने जा रहा हूं, 1,20,000। समझ रहे हो? मतलब मैं जो कमाई करने वाला था वो मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, तो ये और कुछ नहीं, एक इंप्यूटेड कॉस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। क्या आप लोगों को ये सीए फाउंडेशन में हुआ था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट? ओके, यस, मुझे भी यही लगता है कि आपको ये सीए फाउंडेशन में हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट, जो आपका क्या बोलते हैं,
नेक्स्ट मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिमेंबर दिस। तो मैंने अगर ऑलरेडी लोन देके रखा है जहां पे मैं 1,20,000 कमाने जा रहा था, ठीक है, वो छोड़कर अगर मैं धंधा करूंगा तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो एक तरीके से मेरी इंप्यूटेड कॉस्ट है, ठीक है, जो मुझे अर्न करनी चाहिए कम से कम। याद रखना इंप्यूटेड कॉस्ट और क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं, बराबर है, और मैं अगर क्लास नहीं लेता तो कहीं जॉब करता, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, राइट, तो मैं भी कहीं ना कहीं जॉब करता, तो मैं वहां पे कुछ ना कुछ अर्न करता था, लेकिन मैं वो छोड़कर आपको क्लास पढ़ा रहा हूं। तो मुझे हमेशा ये गोल रखना चाहिए कि मुझे वो जो मैं कमा सकता था वहां पे उतना कम से कम कमाना चाहिए, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ अ नोशनल कॉस्ट, दैट इज काइंड ऑफ एन इंप्यूटेड कॉस्ट, जिसमें एक्चुअल आउटले तो नहीं होता है, जिसमें एक्चुअल आउटले तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसे हमेशा कॉस्टिंग में कंपेयर करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। टेल मी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट, जिसमें एक्चुअल कैश तो नहीं जाएगी, लेकिन ये खर्चा गिनना चाहिए कभी भी डिसीजंस लेने के पहले, जिसमें एक्चुअल कैश तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये हमें हमेशा इंक्लूड करना चाहिए फॉर टेकिंग डिसीजंस। टोटल कैलकुलेट करके बताइए मुझे कि इंप्यूटेड कॉस्ट कितना होगा। कम ऑन, सोच समझ के बताइए, जिसमें एक्चुअल कैश नहीं जानी चाहिए, लेकिन डिसीजंस लेने के लिए इन्हें जरूर कंसीडर करना चाहिए। सही है सुमेध, जय, आप लोगों के आंसर सही है। कम ऑन अदर्स आल्सो ट्राई, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, इंप्यूटेड कॉस्ट, जिसमें एक्चुअल कैश आउटगो नहीं होता है, लेकिन डिसीजंस के लिए लेना चाहिए। अद्वैत गलत हो गया, एक एक चीज आप मिस कर गए अद्वैत। रेंट पेड बाहर वालों को दिया जाता है, राइट, बाहर वालों को दिया जाता है, एक्चुअल खर्चा है। सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, मालिक की ही सैलरी, मालिक को कोई सैलरी नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन ये फिर भी हम लोग डिसीजंस में लेते हैं, ये एक इंप्यूटेड कॉस्ट है। टेलीफोन चार्जेस एक्चुअल खर्चा है, पोस्टेज एक्चुअल खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, हम खुद को ही इंटरेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमें डिसीजंस लेने के टाइम पे ये सोचना चाहिए कि हम इतना इंटरेस्ट जरूर रिकवर करें, ठीक है। सो ये दो एक्चुअल ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल कैश आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है आपका, लेकिन आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए। एक है सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 25,000 और 3,400, 28,400 का हमारा टोटल इंप्यूटेड कॉस्ट है, हमारा इंप्यूटेड कॉस्ट है, जिसमें कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ, लेकिन डिसीजंस में हमने उसे कंसीडर किया है। दिस आर नोशनल कॉस्ट, एवरीबडी यू कैन नोट इट डाउन, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछो। इफ यू हैव क्वेरीज प्लीज आस्क। ठीक है, चल आगे फटाफट फटाफट करते हैं। कैपिटलाइज कॉस्ट, ये सब कुछ काम के नहीं है, जो काम के है हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जो सिर्फ एक टॉपिक बोल के दिया हुआ है उसको हम फटाफट छोड़ देंगे, ठीक है। कैपिटलाइज कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट बोल के रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन बोल के आप P&L भेजते रहते हैं, बराबर है ना, जो कैपिटलाइज हो जाते हैं। अब अपने को पता है कि मशीन को लाने तक का, रेडी करने तक का पूरा खर्चा कैपिटलाइज हो जाता है, मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है ना, अकाउंट्स में हमने सीखा है इसको, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड हो जाता है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन बोल के हम लोग खर्चे में डालते जाएंगे। दिस आर कैपिटलाइज कॉस्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब एक्चुअली है ना, दो एक डिस्टिंक्शन है, प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। आपको प्रोडक्ट कॉस्ट यहां दिया हुआ है, पीरियड कॉस्ट थोड़ा आगे दिया हुआ है। प्रोडक्ट कॉस्ट बोले तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में चला जाता है, जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है या सेल्स के रिलेटेड है, या याद रखिएगा जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है, बेसिकली जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है, प्रोडक्ट की खरीदी बेची दोनों के लिए हो सकता है,
जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसे प्रोडक्ट कॉस्ट की मतलब उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल और फिक्स दोनों खर्चे उसमें लिए जा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने खर्चे हैं ना उसमें ऐड कर दो, दे आर नथिंग बट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। और पीरियड कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट वाले नहीं होते, ये मैं बाद में नहीं कवर कराऊंगा। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, चलो। रॉयल्टी पर यूनिट, रॉयल्टी पर यूनिट, क्या ये प्रोडक्ट से 1 to 1 कोरिलेट होगा? यस। क्या ये प्रोडक्शन के रिलेटेड है? यस। तो क्या ये हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे? यस। लेकिन सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नो। क्या ये प्रोडक्ट में आएगा? नो। ये हो जाता है पीरियड कॉस्ट, जो पीरियड पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स पर नहीं। और ये खर्चा प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है, पीरियड पर नहीं। समझ रहे हो? सो दैट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ते जाएगा। लेकिन पीरियड कॉस्ट सिर्फ टाइम डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? टाइम, ठीक है। पीरियड कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम मैटर्स, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह जैसी चीज हो गई, ये सीधा सीधा P&L चले जाते हैं। ये मतलब अगर आप इस तरीके का सिस्टम फॉलो करते हो तो P&L जाते हैं। अदरवाइज अगर आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो हमें सब कुछ ही लेना पड़ता है, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। You can say somewhat difficult to digest, okay, but remember this simple thing, जो खर्चा प्रोडक्ट ड्रिवन है वो प्रोडक्ट कॉस्ट, जो खर्चा टाइम ड्रिवन है वो पीरियड कॉस्ट। सिंपल एज दैट। प्रोडक्शन बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट पीरियड बढ़ते जाएगा, खर्चा बढ़ते जाएगा, टाइम कॉस्ट, ओके, यानी पीरियड कॉस्ट, लाइक दैट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट काफी हद तक सिमिलर था। जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपने फोरगॉन की है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करके, सो वो और कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरे पास एक क्वेरी आया है लास्ट टॉपिक के लिए, सर सो पीरियड कॉस्ट के एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सुमेध, सही बताऊं आपको तो यस, दे आर इंक्लूडेड। ये जो पीरियड कॉस्टिंग मतलब पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट हम लोगों ने ब्रेकअप देखा है ना, ये अगर कुछ एंटरप्राइजेस सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लेती है तो फिर उसे क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट को P&L डालना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, उसमें पीरियड कॉस्ट P&L डायरेक्ट नहीं जाता, वो भी हम लोग कॉस्ट में ऐड करते रहते हैं। इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक कंसेप्ट बोल के आपको पता होना चाहिए कि पीरियड कॉस्ट बोले तो जो पीरियड ड्रिवन होते हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट बोले तो जो सीधा प्रोडक्ट ड्रिवन होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट क्या बोलते हैं, कुछ एंटरप्राइजेस उसे डायरेक्टली P&L डाल देती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस में एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे होंगे, हमें सारे खर्चे कस्टमर से रिकवर करने होंगे, उसमें हम उसे P&L नहीं डालते, इसलिए ये हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। क्लियर है सुमेध? यस, ठीक है। इसलिए मैंने उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, इसलिए मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि उधर डेफिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पीरियड कॉस्ट की, आप बोलोगे सर वहां तो लिखा है वो P&L जाएगा, लेकिन वो हर केस में नहीं। हम कॉस्टिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। हम लोग एक तरीका फॉलो करते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें हम उसे P&L नहीं डालते, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट पुटिंग मच स्ट्रेस ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो दिस कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस विच वी हैव मेड, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपांशन प्लान बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स बैंक डिपॉजिट्स, इन सच अ केस द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्सपांशन प्लान। मैं अगर ये कर रहा हूं तो मैं कोई दूसरी चीज छोड़कर आया हूं, जो मैंने छोड़ा उसमें जो मैं कमाने वाला था, जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, या जो मैं बेनिफिट अर्न करने वाला था, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। और आप हमेशा यही चाहोगे कि जो आप छोड़कर आए हो आप उससे ज्यादा यहां पे कमाओ, ठीक है।
मैं आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूं, ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल देता हूं। आप एक जॉब कर रहे हैं जहां पे आप 5 लाख कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 5 लाख। मैं आपके पास आया, मैंने आपको ऑफर किया कि भाई आप मेरे यहां जॉब कर लो, मैं आपको 4,80,000 दे दूंगा। आप करोगे क्या जॉब? आप करोगे ये जॉब? आप ऑलरेडी 5 लाख कमा रहे हो और मैं बोल रहा हूं कि 4,80 में मेरे यहां जॉब कर लो, तो ऑब्वियस बात है आप बोलोगे नहीं। अगर मैं कहीं पे जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मिनिमम 5 लाख मैं अर्न करूं, क्योंकि 5 लाख आप ऑलरेडी सैक्रिफाइस करके आ रहे हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आप देखोगे कि आप कमाओगे इतना और उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 5 लाख, सो नेट आप 20,000 निगेटिव चले जाओगे। सो अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं किया जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले तो जो आपने सेक्रीफाइस किया, जो बेनिफिट आप छोड़कर आए हो, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल रखा हुआ है, अगेन ये एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। A person has received a business offer wherein he can produce a vaccine named Covaxin. ठीक है, यही मैंने लिया था। A person received a business offer wherein he can produce a vaccine named Covaxin at a cost of 500 per unit and sell the same at a price of 650 per unit. ओके, धंधा अच्छा है, 500 में बनाओ, 650 में बेच दो। He is expecting a total demand of 10,000 vaccines, which he will be able to produce or sell over a period of 1 year. He is currently working with Bajaj Finance, having a salary of 30 lakh per annum. If he has to accept this business offer, he must leave his job. Is the proposal worth accepting for him? Come on. Think over it. Is the proposal worth accepting? थिंक प्रैक्टिकली, कम ऑन। आप बिजनेस, आप जॉब कर रहे हैं, 30 लाख रुपए आप साल का कमा रहे हो, ठीक है, और आप ये वैक्सीन बनाकर 10,000 वैक्सीन बेच सकते हो। वैक्सीन बनेगी 500 में, बिकेगी 650 में। सोच समझ के आंसर करना। सुमित, मेरे हिसाब से आपका जवाब गलत है। इज द प्रपोजल वर्थ एक्सेप्टिंग? थिंक, सोचो सोचो सोचो। आप ऑलरेडी 30 लाख रुपया छाप रहे हो बेटा, है ना। बजाज फाइनेंस में वो आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है, वहां पे 30 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। अगर उसको ये धंधा करना है तो उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, और धंधे में वो 500 में यूनिट बनाएगा, 650 में बेचेगा, और ऐसे 10,000 वैक्सीन वो बना सकता है। कम ऑन। अद्वैत, राहुल, आप दोनों के जवाब सही है। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, कम ऑन, आपके दिमाग में लेकर आ जाओ इसको बेटा, प्रैक्टिकली सोचिए। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप 30 लाख रुपए कमा रहे हो, और आपके सामने एक बिजनेस प्रपोजल आता है, ठीक है। बिजनेस प्रपोजल ऐसा है जहां पे आप यूनिट 500 में बनाओगे, 650 में बेचोगे, तो आप 150 रुपया यूनिट का कमा लोगे, बराबर है। और डिमांड है 10,000 वैक्सीन की। सोचो, 30 लाख का जॉब छोड़ के 150 रुपया यूनिट के पीछे कमाना 10,000 वैक्सीन पे बेनिफिशियल है या नहीं है? थिंक 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 थिंक, कम ऑन। So the correct answer is he should not accept the proposal. He should not accept the proposal. क्यों? उसे ये प्रपोजल क्यों नहीं करना चाहिए? जरा सोचना। वो आदमी ऑलरेडी बजाज फाइनेंस में जॉब करता है जहां पे वो 30 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसका करंट अर्निंग्स कितना है? थिंक ओवर इट। उसका करंट अर्निंग्स कितना है? उसका करंट अर्निंग्स है 30 लाख रुपीज। प्रपोज्ड अर्निंग्स कितना हो जाएगा? अगर वो ये धंधा करने को जाएगा तो उसका अर्निंग्स कितना हो जाएगा? सोचो, वो 500 में बनाएगा, 650 में बेचेगा, तो 150 रुपया यूनिट के पीछे कमाएगा, और वो भी 10,000 के ऊपर। सो 150 इंटू 10,000, वो कमाएगा बेटा 15 लाख रुपए। अभी वो ऑलरेडी 30 लाख कमा रहा है। इस धंधे को करके वो सिर्फ 15 लाख रुपए कमाएगा। क्या ये धंधा करना चाहिए उसको, और वो भी अपनी जॉब को छोड़कर? इफ ही हैज टू एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफर, ही मस्ट लीव हिज जॉब। अंडरस्टैंड, उसे ये अर्निंग छोड़नी पड़ेगी।
तो 30 लाख छोड़ के कोई 15 लाख क्यों कमाने को जाएगा? सो अंडरस्टैंड, ही विल डेफिनेटली नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर. इट्स द प्रपोजल इज नॉट वर्थ एक्सेप्टिंग फॉर हिम. क्या सबको क्लियर हो गया? इतना लिखो. मैंने इसमें आगे एक और क्वेश्चन रखा है आपके लिए. इतना आप लिख लीजिए. करंट अर्निंग्स विल बी 30 लाख. Proposed earnings या business earnings expected is 15 lakh. Since the expected earnings are much lesser, he must not accept the proposal. इतना आप लिख लीजिए. उसके बाद मैंने यहां पे एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हुआ है. चलिए डन. तो हम लोग अभी 30 लाख कमा रहे हैं और 15 लाख ही कमाने वाले हैं. सो प्रपोजल इज नॉट वर्थ एक्सेप्टिंग. ठीक है. सो अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए. Can you compute the minimum number of vaccines that he must produce and sell so that the business becomes viable for him? सही है सुमित. उसे कम से कम कितनी वैक्सीन बनानी चाहिए ताकि उसके लिए धंधा वायबल हो जाए? गुंजन सही है बेटा आंसर. राहुल सही है. 10,000 वो वैक्सीन बना रहा है तो 15 लाख कमा रहा है. 20,000 वैक्सीन बनाएगा तो 30 लाख कमाएगा, जो उसकी करंट अर्निंग्स को मैच कर सकता है. बराबर है. 20,000 अगर वो बनाएगा तो जाके उसकी करंट अर्निंग्स को मैच कर पाएगा, दैट इज 30 लाख. तो यस, उसे मिनिमम 20,000 बनाना चाहिए. और ये कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं समझा देता हूं. उसका फॉर्मूला बड़ा आसान है. आपकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है, आप उसे जो डिफरेंस इन पर यूनिट उसे डिवाइड कर दीजिए 150 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मिनिमम 20,000 कमाना चाहिए. दिस इज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स एंड दिस इज अर्निंग्स पर यूनिट. ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स एंड दिस इज अर्निंग्स पर यूनिट. तो फिर वो आप डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हैं कि आपको कितना मिनिमम वैक्सीन बनाना चाहिए. ठीक है. कोई डाउट्स बेटा, किसी को कोई क्वेरीज? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे लिए कितनी थी? 30 लाख रुपीज थी. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो एक्चुअल खर्चा आपके पास से होगा, टोटल कॉस्ट जिसमें कैश आउटफ्लो होगा, वो है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. ये एक शॉर्ट रन कंसेप्ट है. ये डिसीजंस लेने के लिए कि आपको प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, सेलिंग प्राइसेस क्या सेट करनी है, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. नया खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. अगर हमने प्रपोजल छोड़ दिया तो वो नया खर्चा जो होने वाला था वो नहीं होगा, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. ठीक है. जैसे मैं कुछ नया अगर प्रपोजल हाथ में लेता हूं तो मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, लेबर लाना पड़ेगा, तो वो सब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है. अगर मैं प्रपोजल नहीं लेता हूं तो नहीं करूंगा ये सब खर्चा, लाइक दैट. ठीक है. लेकिन याद रखना, फैक्ट्री का रेंट जो आपका ऑलरेडी कमिटेड है, क्या वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट गिना जाएगा? इन दिस केस अगर वो शॉर्ट रन मतलब हम हमारे नए प्रपोजल के लिए देख रहे हैं तो नहीं. ठीक है. नए प्रपोजल के लिए देख रहे हैं तो नहीं, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं गिना जाएगा. ये रोका जा सकता है क्या अगर हम पर्टिकुलर प्रपोजल एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? नहीं, फैक्ट्री का रेंट तो चलता ही रहेगा. नेक्स्ट, शटडाउन कॉस्ट. दोस कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ प्लांट इज टेम्परली शट डाउन. प्लांट बंद करने के बाद भी जो खर्चे चलते रहते हैं उसे शटडाउन कॉस्ट कहते हैं. जैसे
प्लांट अगर आपने बंद कर दिया टेम्परली तो भी आपका क्या बोलते हैं रेंट उसका चलता रहेगा, फैक्ट्रीज में जो मशीन्स लगी उनका डिप्रिसिएशन चलता रहेगा। तो ये सारा खर्चा क्या है, ये सारा का सारा शटडाउन कॉस्ट है। ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये शटडाउन कॉस्ट है। ये आप फैक्ट्री बंद भी कर दो तो भी चलता रहेगा, ठीक है। दिस कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विद द क्लोजर ऑफ द प्लांट, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर अगर हमारी फैक्ट्री रेंट पे और अगर हमने उसे बंद कर दिया तो रेंट बंद हो जाएगा, डेफिनेटली। लेकिन अगर मान लीजिए फैक्ट्री आपकी ही है तो फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन और बिल्ड क्या बोलते हैं फैक्ट्री के अंदर के मशीन्स का डिप्रिसिएशन आप फैक्ट्री बंद भी कर दोगे तो भी चलता रहेगा। तो ये वो कॉस्ट है जो आपके मतलब प्लांट्स को बंद करने के बाद भी चलते रहती है। दैट इज अ शटडाउन कॉस्ट, ओके, which cannot be avoided even during the temporary closure of the plant is a shutdown cost. Sunk cost, beautiful concept. Sunk cost, ये एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, sunk cost. सोचो, I bought a car for 20 lakhs. 20 lakhs. वो कार 20 lakhs में ली गई थी विथ डीजल इंजन, ठीक है। और यहां पर एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देती है दैट डीजल इंजन्स वाली कार नहीं चल सकती। हम हमारे इस स्टेट में, हमारे इस सिटी में डीजल कार्स रन नहीं कर सकते। ये ऑर्डर आ जाता है मेरे कार को लेने के बाद। मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है और गाड़ी खरीदी समझो 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। और ये ऑर्डर आ जाता है मान लीजिए 22 फरवरी 22 को, ठीक है। और आज मान लीजिए 1 मार्च है, मेरे पास एक कस्टमर आता है। अब मेरे लिए कार काफी हद तक इररिलेवेंट हो गई है। मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कस्टमर इस गाड़ी को 3 लाख रुपए में मांगता है। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं जिस सिटी में रहता हूं या जिस स्टेट में रहता हूं वहां ये गाड़ी नहीं चल सकती। मेरे लिए कार 20 लाख की मैंने खरीदी थी, ठीक है, लेकिन वो अब मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है। 1 मार्च को सिर्फ 3 लाख रुपए में बायर आता है, सिर्फ 3 लाख में। 20 लाख की गाड़ी 2 महीने के अंदर अंदर 3 लाख में कोई मांग रहा है मेरे से। मेरा आप लोगों से सवाल सिर्फ इतना है, ये गाड़ी बेचनी या नहीं बेचनी, इसके लिए ये 20 लाख के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? आज की सिचुएशन में जो आपको कॉल लेना है कि मुझे बेचना या नहीं बेचना, उसके लिए क्या आप ये सोचोगे कि हमने कितने में खरीदी थी? थिंक ओवर इट। सी सुमेध इज आस्किंग कि सर कोई अगर 3 लाख से बेटर आ रहा है तो उसको देख लो। मैं एज्यूम करता हूं बेटा दिस इज द बेस्ट ऑफर आई हैव गॉट, ओके। मेरे 4-5 प्रपोजल्स आए, उसमें 3 लाख इज द बेस्ट, उसमें 3 लाख इज द बेस्ट। माई क्वेश्चन रियली इज कि 3 लाख मेरे को अभी करंट में मुझे सबसे बेस्ट भाव मिल रहा है, बट ये देखने के पहले क्या मुझे ये देखना चाहिए क्या ये 20 लाख जो मैंने खर्चा किया था, इज इट रेलिवेंट फॉर दिस डिसीजन मेकिंग? क्या वो रेलिवेंट है इस डिसीजन लेने के लिए? आंसर इज नो। आपने पास्ट में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का सिचुएशन ये है, आपको सारे के सारे कॉल, सारे डिसीजंस आपको आज की सिचुएशन को देख के लेने पड़ेंगे, राइट? आपको सारे कॉल्स, आपको सारे सिचुएशंस आज के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। याद रखना, जो पास्ट में खर्चा आप कर चुके हैं उसे संक कॉस्ट कहते हैं। जो तुमने पास्ट में कर लिया है, जिसे तुम रिवर्स नहीं कर सकते, वो संक कॉस्ट है। अब उसके बारे में नहीं सोचना। अब सिर्फ आप अभी की सिचुएशन के बारे में सोचो और फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में सोचो। जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। These are sunk costs which are not considered in our decision makings. Does not matter 20 लाख में लिया कि 2 करोड़ में लिया, ठीक है। मैं आप लोगों से एक और इसमें सवाल देता हूं आपको। 8 नवंबर 2016
शाम में 5 बजे मैं एक गोल्ड की शॉप में गया, मैंने 1 kg गोल्ड बाय किया। कितना? 1 kg गोल्ड बाय किया। रेट चल रहा था 28,000 के आसपास, ठीक है। टैक्सेस वैक्सेस पकड़कर 29,000 पर 10 ग्राम्स, यानी मैंने 29 लाख में उसे बाय किया, ठीक है। 8 नवंबर 2016 1 किलो सोना 29 लाख में मैंने खरीदा। 8 नवंबर 2016 उसी दिन रात को 11 बजे, उसी दिन रात को 11 बजे एक कस्टमर मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है कि मुझे ये गोल्ड दे दीजिए 29,50,000 में। और मैं बोलता हूं कि मैं ये गोल्ड 60 लाख में बेचूंगा। सेम दिन शाम में 5 बजे। पता है आपको क्या हुआ था उस दिन? 5 बजे का 11 बजे, 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मैं 29 लाख का सोना 60 लाख में बेचने को तैयार हो गया और सामने वाला सिर्फ 29,50 में खरीद रहा है। वो 29,50 में मेरे पास आया, वो मेरे को बोलता है कि सर आपने 29 में ही लिया है। मैं बोल रहा हूं मेरे को क्या तुमको क्या करना है, मैंने कितने में लिया, मेरे को 60 लाख में बेचने में इंटरेस्ट है, क्या तुमको लेना है? समझने की कोशिश करिए। उस दिन हुआ था डीमोनेटाइजेशन। On the same date, demonetization happened at 8 p.m. और जो सोना 29,000 चल रहा था वो फिजिकली 60,000 63,000 तक ट्रेड हुआ था सेम डे, सेम डे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब मैं ये सोचूं कि यार मैंने सिर्फ 29 में खरीदा था, या ये मैं ये सोचूं कि उसका आज का भाव क्या चालू है। आज का भाव चालू है 60 लाख, अभी मार्केट में खरीदार बैठा है 60 लाख पे, तो मैं 60 लाख पे बेच दूंगा। एंड बिलीव मी, उस दिन सच में 63,000 तक के भाव पे ट्रेड हो गया था। जिन लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत था उन्होंने उसे खरीदा था, ठीक है। सो दिस वॉट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, 5 बजे आपने लिया है वो पास्ट हो गया। अभी अब 11 बज गई है, अभी सोने का डिमांड है। तो याद रखना, पास्ट में आपने जो भी किया है वो सब संक कॉस्ट है, वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कभी नहीं करता। तो historical cost incurred in the past are sunk cost, they play no role in decision making in the current period, ठीक है। डिसीजन टू रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन, उसमें अभी अपने बुक्स में उसका क्या भाव चालू है उससे कोई लेना देना नहीं होता। एब्सोल्यूट कॉस्ट यूजलेस कंसेप्ट है। जो उसका कॉस्ट होता है टोटलिटी में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक 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 करके कि भाई इसमें मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, वेजेस कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे ओवरहेड्स ऐड करके, ठीक है, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आप दिखा लो। वो परसेंटेज में भी हो सकता है, रुपीज में भी हो सकता है, उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, याद है? डिस्क्रिशनरी जो हमारी इच्छा के ऊपर होता है, जिसमें कोई क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। याद रखिएगा, देयर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन, there is no one-to-one correlation discretionary cost में, there is no one-to-one correlation, remember this, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट, हो सकता है बेनिफिट मिले, हो सकता है बेनिफिट ना भी मिले, ठीक है। तो there is no one-to-one correlationship। नेक्स्ट, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, they usually arise from periodic decisions regarding the maximum outlay to be incurred। कई बार मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि अपने को टोटल खर्चा कितना करना है, उस बेसिस पे वो क्या करती है, ये सोचती है कि अपने को ये खर्चा करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, पब्लिक रिलेशंस एक्सेट्रा। पीरियड कॉस्ट, जो प्रोडक्ट्स पे असाइन नहीं किया जाता, सीधा P&L में चला जाता है, उसे P&L उसे क्या कहते हैं? पीरियड कॉस्ट। सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग खर्चे जैसे जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड कॉस्ट बोले जाते हैं। लेकिन याद रखना, याद रखना, ये हम लोग फॉलो नहीं करते। हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं, जो कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसमें ये फॉलो नहीं होता, उसमें ये फॉलो नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिए, ये हम लोग बाद में और वापस करेंगे। तो ये पीरियड कॉस्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसे डिस्कस किया है, जो पीरियड वाइज ड्रिवन है, जो प्रोडक्ट वाइज ड्रिवन नहीं होते। इंजीनियर्ड कॉस्ट,
डिस्क्रिशनरी में 1-to-1 रिलेशन नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, इंजीनियर्ड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। पर्सनली ऑब्जर्वेबल है, जैसे जितना आपका रॉ डायरेक्ट मटेरियल बनेगा उतना आपका आउटपुट का खर्चा आउटपुट होते जाएगा, जितना तुम डायरेक्ट लेबर लगाओगे उतना आउटपुट बनेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर 1-to-1 को रिलेशनशिप है। देयर इज अ क्लियर 1-to-1 को रिलेशनशिप। आई नो इट्स बीइंग अ लॉट ऑफ थ्योरी नाउ। ठीक है, अब बस एक दो बाकी है, आर तक आई गेस लास्ट है, और उसके बाद हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्चुअल खर्चा, ठीक है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एक्चुअल खर्चा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कैश में पेमेंट नहीं होता, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब एक जैसे हैं, याद रखना। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा था, सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, ओन कैपिटल, ठीक है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन ये एक्चुअल में हम लोग लेते जरूर हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉस्ट। फाइनली हम लोग कह सकते हैं हम लोगों ने सारे कंसेप्ट जो है स्टडी कर लिए। ठीक है, इतने सारे कंसेप्ट है बेटा मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के लिए। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पहले से अंदाजा लगाया हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से सेट किया हुआ, मार्जिनल एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एस्टिमेटेड पहले से अंदाजा लगाया हुआ, अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट वाइज कैपिटलाइज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में किया था, इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी, इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी और इम्प्लिसिटी, ये तीनों सेम ही है। डिफरेंशियल याद है, डिफरेंशियल इस पे तो हमने काफी एग्जांपल भी किए। व्हाट वाज डिफरेंशियल? टोटल कॉस्ट जितने से बढ़ा वो इंक्रीमेंटल, जितने से घटा वो डिक्रीमेंटल। आउट ऑफ पॉकेट जो कैश में अभी अपने को करना पड़ेगा। शटडाउन, शटडाउन क्या था? व्हाट वाज शटडाउन कॉस्ट? याद है आपको शटडाउन कॉस्ट? कमान 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 आंसर करो, शटडाउन कॉस्ट क्या था? ओके जय, रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे राहुल आपका जवाब सही है, वो खर्चा जो शटडाउन होने के बाद भी चलते रहता है, ऐसा खर्चा जो शटडाउन होने के बाद भी चलते रहता है। जैसे मैंने मशीन बंद मतलब फैक्ट्री बंद भी कर दी, लेकिन फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन तो चल ही रहा है, बराबर है, मशीन्स का डिप्रिसिएशन चल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? जो मशीन फैक्ट्रीज बंद होने के बाद भी चलते रहता है, उसको आप नहीं रोक सकते। संक कॉस्ट, अभी हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया। संक कॉस्ट, व्हाट इज दिस संक कॉस्ट? हो चुका है, जिसके बारे में अब सोच के कोई फायदा नहीं है। संक कॉस्ट, डूब गया पैसा, खत्म हो गया पैसा, ठीक है, इसके बारे में अब सोच के कोई फायदा नहीं है। जो आपने पास्ट में किया था वो अब इररिलेवेंट है, दैट इज संक कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ओके, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होता है? जो एडवर्टाइजिंग वगैरह अपन ने देखा जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती। एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट नंबर्स हो सकते हैं या आपका परसेंटेजेस में भी दिया जा सकता है, ठीक है। इम्प्लिसिट हो चुका। एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल कैश जिसमें जाएगी, इंजीनियर्ड 1-to-1 कोरिलेशन वाला, और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। पीरियड कॉस्ट क्या होता है? तो पीरियड कॉस्ट इज बेसिकली where you the expenses will be directly charged to P&L which are period driven, okay। so ये सब थे। अब हमने काफी सारा थ्योरी किया है, तो एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल मैंने यहाँ रखा हुआ है। द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 being 175% of works overheads. Cost of goods sold excluding administrative expenses 56,000. इन्वेंट्री अकाउंट में कुछ बैलेंसेस है। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने दे दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो दे चुका है। ओपनिंग क्लोजिंग आपको रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का दिया गया है। आगे बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस, general administration expenses, sales for the month. You are required to find out the value of materials purchased. Come on. आपको मटेरियल्स जो खरीदा गया है ना उसका वैल्यू पता करना है। आपको जो वैल्यू ऑफ मटेरियल्स जो हमने खरीदा है उन्होंने परचेज दिया ही नहीं आपको।
उन्होंने परचेज दिया ही नहीं है, परचेज आपको ढूंढ कर निकालना है। मेरा आपको सजेशन होगा, कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट शीट में जो जो इंफॉर्मेशन जहां जहां डाल सकते हो डाल दो, और उसके बाद एज अ बैलेंसिंग फिगर आप मुझे परचेज का आंकड़ा निकालकर बताओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने बोला है, जिससे आपको कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो मैं आपको एक्चुअली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक ही कॉस्ट शीट बना लो, कॉस्ट शीट में सब कुछ आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर बोल के परचेज भी आ जाएगा, ठीक है। या तो आप वैसा करो, या आप एक और तरीका कर सकते हो। क्या? तो पहले परचेज निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पीछे आओ, और उसके बाद में फिर आप कॉस्ट शीट बनाओ। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप पहले ही कॉस्ट शीट बना लो, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। कम ऑन, गो फॉर इट। इतना ही डेटा आपको जरूरी होगा फॉर फाइंडिंग द परचेजेस। कम ऑन, कोशिश करिए। The books of Adarsh Manufacturing Company, they present the following data. Make the cost sheet, take all whatever is given, okay, and find the purchases as a balancing figure. Come on. I'll also start making this. This is my basic cost sheet. आपको ये सब बना लेना चाहिए। कॉस्ट शीट, particulars rupees, डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स परचेज्ड एज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें बैलेंसिंग फिगर बोलकर मिलने वाला है इस बार। ये इस बार क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये बैलेंसिंग फिगर बोलकर मिलेगा। रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम दिया हुआ होगा, उसमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। वो कर लेने के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, प्रोडक्शन बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो, वो अपने को ऐड करना है। ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करना है, तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, एड लेस ओपनिंग क्लोजिंग FG, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इधर आते हैं, सेलिंग ओवरहेड इधर आते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अलग बनता है फिर। चलो, इतना फॉर्मेट एक बार रेडी हो जाए तो एक बार मुझे डन लिखकर भेज दीजिए, तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को आ रहा है वो लोग डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कम ऑन। The books of Adarsh Manufacturing Company present the following data for the month of April. Direct labor cost 17,500 being 175% of works overheads.
ठीक है, उसने जो जो चीजें दी है ना बेटा, एक एक करके प्लॉट करते जाओ। मेरा आपको सजेशन होगा, पहले आप ये बना लो एक बार, उसके बाद ही करना स्टार्ट करो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, आरएम कंज्यूम्ड आपको मिलेगा। उसके बाद एड वेजेस, एड एक्सपेंसेस, उसके बाद प्राइम कॉस्ट मिलेगा, एड प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन वाले वो लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एडलेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। इतना आपको मिनिमम बना लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी वैसे तीन ही चीजें बचेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कम ऑन, इतना हो जाए तो एक बार डन लिख के मुझे भेज दीजिए। इतना पूरा रेडी कर लो फटाफट। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है, अपर पार्ट। ओके, आई विल शो द अपर पार्ट आल्सो। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। वैसे ही हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, तो आप वहां से भी उसे कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट तो वही है क्योंकि कॉस्ट शीट का। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल परचेज्ड, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, आरएम कंज्यूम्ड, एड वेजेस, एड एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले, टू गेट द प्राइम कॉस्ट। वैसे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ये पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते ही है, लेकिन आपको याद होगा यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बराबर है, वो सब इधर ही आता है। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू है, प्राइमरी पैकिंग है, वो सब खर्चा इधर ही आता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। इतना रेडी हो जाए तो एक डन लिखकर भेज दीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ पार्ट मिस आउट हो गया है तो आप अपने लास्ट क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, सेम ही फॉर्मेट हमने बनाया है हर जगह पर। और अब ये क्वेश्चन की डिटेल्स हैं, इससे मुझे परचेज निकाल के बता दो। वैसे इसके पीछे भी कुछ डिटेल्स आपको दी हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस,
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स। लेकिन याद रखना परचेजेस के लिए आपको पीछे की तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पूरा डेटा इस्तेमाल करो और मुझे परचेजेस का फिगर निकाल कर बताओ। कम ऑन, इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। मालूम है आपको इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, आपको पीछे से ढूंढ ढूंढ कर आना पड़ेगा कि परचेजेस कितना हुआ। जो जो इन्फो दिया हुआ है वो प्लॉट करते चले जाओ। वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सब एक है, ध्यान रखना। वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दे आर ऑल वन एंड द सेम। Come on, keep plotting. I'll also start with you. हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, ये ओपनिंग क्लोजिंग फटाफट फटाफट लिख लीजिए। एक एक करके करेंगे, साथ में करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग एक एक करके करो। आरएम का ओपनिंग क्लोजिंग 8000 और 10600। कमान, आरएम का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर आता है 8000, वो प्लस होता है और क्लोजिंग बैलेंस लेस होता है। ठीक है, 8000 पॉजिटिव और 10600 निगेटिव। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग 10500 14500। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग 10500 और 14500 निगेटिव, याद रखिएगा 10500 और 14500। ठीक है, 10500 और 14500 ओपनिंग क्लोजिंग। फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 17600 और 19000। फिनिश गुड्स का कहाँ आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में 17600 और निगेटिव में 19000। ठीक है ना बेटा, निगेटिव में 19000, याद रखिएगा। सो ओपनिंग क्लोजिंग हमने तीनों लिख लिए। ओपनिंग क्लोजिंग हमने तीनों लिख लिए पहले। ठीक है, 17600 और 19000। अब ये तो लिख दिया। अब और क्या इंफॉर्मेशन उसने दिया, उसने दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को छोड़कर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बिल्कुल जीरो पकड़ो प्रोडक्शन वाले। क्यों, क्योंकि आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिए वो जनरल वाले हैं, और जनरल वाले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपने को पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे ऐड होते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आगे जाके ऐड होते हैं, तो ये वाले छोड़कर 56,000 है। तो ये 56,000 उसने दिया हुआ है, ये उसने 56,000 दिया है। अब आपको पीछे आना है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और उसने एक और जो इन्फो दी हुई है ना, वो पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर अपन रेडी हो जाएंगे पूरे सॉल्विंग के लिए। 17,500 का लेबर है। डायरेक्ट लेबर कितना है, 17,500। डायरेक्ट वेजेस के सामने लिख दो उसको, डायरेक्ट वेजेस के सामने लिख दीजिए कि डायरेक्ट वेजेस हमारा 17,500 है। फिर उसने कहा कि ये जो डायरेक्ट लेबर है ये 175% है वर्क्स ओवरहेड्स का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्क्स ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने होंगे? आपको बोला गया है कि डायरेक्ट वेजेस इज 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड्स। तो आप मुझे बताओ कि ये डायरेक्ट वर्क्स ओवरहेड्स कितना होगा? राहुल बिल्कुल सही है, ये वर्क्स ओवरहेड कितना होना चाहिए? उसने ये लाइन दी हुई यहां पे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500, इट इज 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड्स। जय, आपका भी जवाब सही है। द आंसर इज 10,000। ठीक है, द आंसर इज 10,000। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने कैसे निकाल लिया 10,000, इसका वर्किंग क्या है? तो इसका वर्किंग आपको समझा देता हूं। इसका वर्किंग इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं,
ये 17,500 किसी का 175% है, तो इसे 175% से डिवाइड करिए बेटा कैलकुलेटर पे। 17,500, दिस इज 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड्स, तो ये आंसर आ रहा है 10,000। ठीक है, 17,500 डिवाइड बाय 175%, 17,500 डिवाइड बाय 175% गिव्स अस 10,000, राइट? सो 10,000 और कुछ नहीं है बल्कि वर्क्स ओवरहेड्स है, ये भी हमें मिल गया। ठीक है, 17,500, इट इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। कम ऑन नाउ यू गाइस, प्लीज गो ऑन सॉल्विंग दिस। ठीक है, पीछे से आओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कुछ नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड वही बन जाएगा। फिर उसके बाद में ये सब एडजस्ट करो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। इसमें से ये वेजेस हटाओ, एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो जीरो समझने का, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं उसको जीरो समझने का। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हटा दो, रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके परचेज मिलेगा। जय ने मुझे एक आंसर भेजा है, देखते हैं बेटा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, जय और राहुल ने मुझे दो अलग अलग आंसर्स भेजे हैं, देखते हैं। सब जन ट्राई करो, कम ऑन, आपको पीछे आना है, आगे से पीछे आना है। कम ऑन, इधर से ऊपर तक जाना है आपको। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अगर ये x है तो x प्लस 17,600 माइनस 19,000 इज इक्वल टू 56,000। तो ये 56,000, ये निगेटिव 19 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 56 प्लस 19 माइनस 17,600 ये आपको दे देगा। ठीक है, 56,000 प्लस 19,000 माइनस 17,600, ये आ जाता है 57,400। ठीक है, ये आ जाता है 57,400। ये जीरो है तो ये भी उतना ही रहेगा। ठीक है, 57,400। सिमिलरली जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव करके आप यहां पर आ जाइए। ठीक है, सो दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस विल गिव मी 22,400 एज द प्राइम कॉस्ट, जिसमें 17,500 अगर ये है वेजेस, तो इसमें से ये कम करिए तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलता है 4,900, और उसमें रॉ मटेरियल परचेज कितना होगा, अगेन इसमें जो निगेटिव है उसे ऐड कर दो। ठीक है, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो 13,700 कुछ आना चाहिए। ऐसा कैसे हो, 4,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000, 13,700 निगेटिव कैसे हो सकता? परचेज निगेटिव तो नहीं आ सकता। 4,900, अच्छा ये ऑलरेडी निगेटिव में ही लिखा हुआ। जस्ट वन सेकेंड, मैं पीछे आ रहा हूँ वापस। 56,000 कैलसी ही करना पड़ेगा मेरे को, वहाँ लिखा हुआ निगेटिव है ना। 56 प्लस 19 माइनस 17,600, 57,400 बराबर, यहाँ तक बराबर है। 57,400 प्लस 10 प्लस 14,500। ठीक है, उसमें से 20,500 कम, तो ये आ रहा है 51,400। सॉरी, दिस हैज टू बी 51,400। ठीक है, उसके बाद में 51,400 माइनस 17,500, ये आना चाहिए 33,900, और 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000, मेरा आंसर आएगा 36,500। राहुल आपका आंसर बिल्कुल सही था, 36,500 इसका आंसर आना चाहिए। जय आपका भी जवाब सही है। एक्चुअली मैं ये जब कंप्यूटर पे करता हूँ ना, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो फंक्शन रिवर्स कर लेता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू वेरीफाई वेदर इट्स एक्चुअली टैलिंग। अगर मैं 36,500 लूँ तो क्या सच में टैली हो रहा है? इन तीनों का टोटल देखिए कितना आता है। इन तीनों का टोटल आता है, जस्ट वन सेकेंड, इन तीनों का टोटल आता है 33,900 मैच कर रहा है। 33,900 और 17,500 ऑब्वियसली बात है 51,400 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ट्राई टू चेक क्या इन दोनों का टोटल 51,500 है। यस, 51,500 में फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किया, क्लोजिंग वाला लेस किया, तो देखते हैं क्या वो 57,400 के साथ मैच करता है। यस, वो कर रहा है। वो वैसे कैसे आ गया, फिर ओपनिंग क्लोजिंग एफजीएम ने एडजस्ट किया। ठीक है, सो व्हाट वी डिड वाज दिस,
तो 56,000 परफेक्ट। एंड फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स अब हमें निकालना है, तो ये हमारा आंसर आ गया 36,500। बेटा किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो, ये हम लोगों ने अभी ढूंढा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हम रिवर्स करते आए थे, और अपना आंसर मैच करने के लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, याद रखो, जो जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव करते जाओ। होगा क्या, मैं इसको x लूंगा, बेटा समझने की कोशिश करो, इसको x लूंगा, उसमें 17,600 ऐड करूंगा और 19,000 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 56,000 आ रहा है। तो मैं x निकालने के लिए मैं उन दोनों को वहां पे शिफ्ट कर दूंगा, राइट, मैं इन दोनों को वहां शिफ्ट कर दूंगा। सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी वेरी मच लाइक दिस। आपको दिया हुआ है x प्लस 17,600 माइनस 19,000 इज इक्वल टू 56,000। तो ये यहां चला जाएगा और ये भी यहां पे, तो x इज इक्वल टू जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, 56,000 प्लस 19,000 माइनस 17,600। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिराइव द वैल्यू ऑफ x। This is how you can easily derive the value of x. कोई क्वेरीज बेटा किसी को? यस, कोई क्वेरीज किसी को? एक बार पूरा सॉल्यूशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर से मेरा आंसर इस तरीके से आया है। आप चेक कर लो आपका कोई अमाउंट मैच तो नहीं, मिसमैच तो नहीं हो रहा है। लास्ट अब उसने बोला था कि सेलिंग एक्सपेंसेस है आपके 3500, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2500 और सेल्स है 75,000। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो, प्रॉफिट निकालो, कम ऑन, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स की जगह सेलिंग एक्सपेंसेस उसने वर्ड यूज़ किया तो वही ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 3500। फिर उसके बाद हम 2,500 रुपया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ये सब अपन ने ऐड कर लिया, तो हमारा 62,000 का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, और उसको सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे जो कि 75,000, सो वी विल इजीली गेट द प्रॉफिट ऑफ 13,000, विल इजीली गेट द प्रॉफिट ऑफ 13,000। Come on, if you have queries, please ask. Done? सो थोड़ा थ्योरी किया हमने, एक बड़ा प्रैक्टिकल किया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, इजी सा टॉपिक है, ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा आपको। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की अलग अलग मेथड्स क्या होती है? एक है सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे, मतलब देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं। हम लोगों ने कॉस्ट ऑब्जेक्ट सीखे थे,
ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट किसके लिए निकाला जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट वाइज निकाला जा सकता है, डिपार्टमेंट वाइज निकाला जा सकता है, इसी तरीके से कॉस्टिंग किसके किसके लिए किया जा सकता है। तो याद रखना, कॉस्टिंग हो सकता है कि हम लोग पूरे के पूरे एक यूनिट के लिए करें, जैसे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट उसमें कैसे निकाला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, पूरे फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे। समझने की कोशिश करो, पूरे फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर लो और वो ऐड करके सीधा सीधा टोटल यूनिट्स जो आपने बनाया है ना उस पर डिवाइड कर दो। इसे कहते हैं सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूरे फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे और सीधा उसे डिवाइड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो हो जाता है सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पूरे फैक्ट्री में एक ही तरीके के गुड्स बन रहे हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट बीइंग ओनली वन लाइक प्रोड्यूस्ड, अगर पूरे फैक्ट्री में ब्रिक्स ही बन रहे हैं तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा सारा खर्चा ऐड किया डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ब्रिक्स या डिवाइड बाय थाउजेंड्स ब्रिक्स। बैच कॉस्टिंग ये कब फॉलो होता है, बहुत सारी जगहों पे बेटा ये फॉलो हो सकता है, जहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जहां पर बैचेस होते हैं, जहां बैचेस में काम चलता है। ठीक है, जैसे आप देखो जितने भी कंज्यूमर आइटम्स आप खरीदते हैं, जैसे सॉस हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, ठीक है, या कार्स हो गए, एसीज हो गए, जितनी भी चीजें आप देखते हैं सब एक बैच में बनती हैं। एक टाइम पर एक नहीं बनती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है ना, एक टाइम पे एक नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो फिर जब एक पूरी बैच एक साथ बनाई जाती है तो अपन क्या करते हैं, पूरे बैच का खर्चा लेते हैं और उसके बैच के अंदर जितने यूनिट्स बने थे उसे डिवाइड करा देते हैं, तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है। तो दिस इज बैच वाइज कॉस्टिंग। ओके, जहां बैचेस का खर्चा लिया जाएगा और बैचेस का खर्चा लेके फिर आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, बैच का खर्चा लेंगे और बैच में जितने यूनिट्स बने थे उससे डिवाइड करके पर यूनिट का खर्चा मिलेगा। जॉब कॉस्टिंग, मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, ठीक है, और आप किसी टायर वाले के पास जाते हैं, है ना, तो आप अपनी गाड़ी लेके आए टायर का पंचर बनाने के लिए और सामने कोई एक और गाड़ी वाला आया, वो गाड़ी लेकर आया अपनी, और वो लाया है गाड़ी पूरा का पूरा यू कैन से ट्यूब बदलने के लिए। ठीक है, वो पूरा ट्यूब बदलने के लिए लाया है या पूरा टायर ही चेंज करने के लिए आया है और आप सिर्फ पंचर ये करने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर नया टायर आता है 1000 रुपए में, पंचर बनता है लेट्स से 50 रुपए में, या चलो 100 रुपए पकड़ता हूं, तो हद है, आप मान लो 4 व्हीलर पे हो, 100 रुपए में पंचर बनेगा, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि दोनों का 1100 हो रहा है, 550 इससे ले रहा है, 550 तुमसे लेगा? इज इट पॉसिबल लाइक दिस? वो टायर बदलाने लाया है तो उसका टायर का खर्चा 1000 रुपए का है, ठीक है, और आपका पंचर का खर्चा अप्रॉक्स 100 रुपए होना चाहिए, तो क्या वो दोनों से 550 लेगा? क्या एवरेज आउट किया जा सकता है ऐसे? नहीं, राइट। हर ऑर्डर यहां अलग होता है, हर काम यहां पे अलग होगा। तो जब ऐसे हर काम अलग होता है तो आप जो फॉलो करते हैं वो है जॉब कॉस्टिंग। हर जॉब अलग है, हर जॉब का खर्चा अलग होगा, हर जॉब का प्राइस अलग होगा। आप प्रिंट कराने गए शादी की पत्रिका, बराबर है, तो आपसे वो पूछेगा कि भाई कितना प्रिंट कराना है, कौन सा डिजाइन प्रिंट कराना है, हर एक का खर्चा अलग होगा, हर एक का रेट अलग होगा। अंडरस्टैंड? सो दैट इज जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे बिल्डिंग्स बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को हमेशा एक सिंगल यूनिट समझा जाता है और उस ब्रिज का पूरा खर्चा उसी में डाला जाएगा, उस बिल्डिंग को बनाने का पूरा खर्चा उसी में डाला जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या हर कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट सेपरेटली निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? याद है मैंने आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में बताया था, हमारे आज के रिवीजन लेक्चर में भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े कंपनीज में अलग अलग प्रोसेस वाइज भी कॉस्ट निकाली जा सकती है। तो जहां पे हर स्टेज की कॉस्ट अलग अलग एसेटन की जाती है, जैसे पल्प बनाने में पल्प बनाने का खर्चा और पल्प से पेपर बनाने का खर्चा, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। पल्प बनाने का खर्चा और पल्प से पेपर बनाने का ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो आप दोनों प्रोसेस का खर्चा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पूरा काम ऑटोमेटेड होता है, मैकेनिकल होता है, वहां पे हर एक ऑपरेशन का अलग अलग खर्चा किया जा सकता है। ठीक है, उसे ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग की जगह पे ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कहा जा सकता है, वो वन एंड द सेम है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री, इतना याद रख लो।
सर्विस इंडस्ट्री, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, सर्विसेज देने वाले जैसे ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ वाटर, रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट देने वाले जो लोग, जो सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो हमेशा यही वाला फॉलो करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर पैसेंजर किलोमीटर, याद है, पर पेशेंट पर डे, ऐसे दो दो चीजें होती है जनरली सर्विस इंडस्ट्री में, उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है। ठीक है, एंड लास्ट इज मल्टीपल कॉस्टिंग, जहां पर एक टेक्निक से काम नहीं चलेगा, आपका काम इतना बड़ा है कि अलग अलग यूनिट्स के लिए आप दूसरा कॉस्टिंग कर रहे हैं और उनको साथ में मिला के कोई और अलग कॉस्टिंग कर रहे हैं। जैसे फर्म मैन्युफैक्चर्स बाइसिकल्स इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट्स, फर्म बाइसिकल भी बना रही है और उसके कंपोनेंट भी, तो कंपोनेंट छोटे छोटे होते हैं तो उसके लिए वो जॉब कॉस्टिंग यूज करती है, और जब पूरे फैक्ट्री के खर्चे की बात आती है तो वो सारे के सारे खर्चे को टोटल बाइसिकल से डिवाइड करा देती है, तो सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग भी वो फॉलो करती है। तो ये जो सिस्टम है जहां पे आप मल्टीपल टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल करते हो, वो मल्टीपल कॉस्टिंग है। ठीक है, सो ये सब हम लोगों ने आज किया, एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूं। सिंगल कॉस्टिंग, पूरे फैक्ट्री का खर्चा ऐड करो और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरे फैक्ट्री में एक ही जैसा यूनिट बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा बैच कॉस्टिंग, जब बैच वाइज काम चलता है तो आप टोटल यूनिट, जितना भी आपने खर्चा किया है, जितना भी आपने बैच पे खर्चा किया है, उसे आप टोटल यूनिट्स इन बैच से डिवाइड कर देते हैं। जॉब वाइज कॉस्ट अलग अलग किया जा सकता है जब हर जॉब अलग होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जब हर कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। जब हर प्रोसेस अलग होती है और आप प्रोसेस वाइज कॉस्ट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो फॉलो होता है दैट्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग, जहां मल्टीपल मेथड्स एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलो अब आप मुझे कुछ इसका जवाब देंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री में कौन सी फॉलो होनी चाहिए। मुझे बताओ, शुगर इंडस्ट्री में कौन सा फॉलो होना चाहिए, शुगर इंडस्ट्री में कौन सा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में भी मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक प्रोसेस से नहीं बनता वो। सोचिए कौन सा कॉस्टिंग फॉलो होता होगा शुगर इंडस्ट्री में, जैसे ही है। ठीक है, multiple processes are involved in the manufacturing of sugar, so what we used is process costing। राहुल सही है। try the next one, real estate, बिल्डिंग्स बनाना बेचना, बिल्डिंग्स, कम ऑन, तुरंत आ जाना चाहिए, कम ऑन, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं। जय राहुल, आप लोगों के जवाब से, कम ऑन ऑल अदर्स प्लीज इंटरैक्ट। रियल इस्टेट अगर आप बना रहे हैं, बेच रहे हैं, कौन सा कॉस्टिंग सबसे सही है, तो वो है बेटा और कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, राइट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला बनाने वाली कंपनी, कोको कोला बनाने वाली कंपनी, जहां पर एक ही जैसा ड्रिंक पूरे फैक्ट्री में बनता है, एक ही जैसा ड्रिंक है, पूरे फैक्ट्री में बन जाता है, तो व्हाट वी फॉलो इज सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग, उसको अलग अलग नाम है। ठीक है, सिंगल कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स, कम ऑन, हॉस्पिटल्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। हॉस्पिटल नहीं राहुल, नॉट मल्टीपल। गुंजन आपका जवाब सही है, दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का नाम क्या है, याद है उस कॉस्टिंग का नाम क्या है? जय, छोटा सा मिस्टेक हो गया है, राहुल नहीं, द आंसर इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में फर्क है। ठीक है, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यस सुमेध, आपका जवाब सही है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस का नाम है, ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग का ही नाम है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, सोचो आप एडवर्टाइज करने गए, ठीक है, कौन सा कॉस्टिंग उसे यूज करना चाहिए? हर आदमी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जाएगा। गुंजन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट जब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो हम लोग एडवर्टाइजिंग के लिए जॉब कॉस्टिंग कह सकते हैं।
बराबर है। ईच जॉब, हर जॉब अलग होगा, या हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी कहो तो गलत नहीं है। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग एक ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग एक ही होते हैं। जब जॉब बहुत बड़ा हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं उसको, बाकी कुछ नहीं। जॉब बस जब बहुत बड़ा होता है ना तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग उसको नाम दे देते हैं, बाकी है दोनों जॉब कॉस्टिंग ही, है दोनों जॉब कॉस्टिंग ही, सो नॉट अ प्रॉब्लम। एंड लास्ट इज कार असेंबली। कम ऑन, कार असेंबली, कार्स बनाना है। याद है थोड़ी देर पहले वो बाइसिकल का आपको एक एग्जांपल दिया था, जिसका वो कंपोनेंट बनाता था, उसके लिए जॉब कॉस्टिंग यूज करता था, फिर टोटल खर्चे को डिवाइड कर देता था नंबर ऑफ कार्ड से, नंबर ऑफ बाइसिकल से, तो वो सिंगल यूनिट भी लगा देता था, सिंगल कॉस्टिंग। तो दिस इज नथिंग बट मल्टीपल कॉस्टिंग। यस जय गुंजन, सही बेटा, दिस इज मल्टीपल कॉस्टिंग, दिस इज मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रोसेस कॉस्टिंग इसमें से किसके लिए सुटेबल है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, या फर्नीचर मेकिंग के लिए? प्रोसेस कॉस्टिंग कौन से ऑप्शन के लिए सुटेबल है? गुंजन, राहुल, आप लोगों के आंसर सही है। अद्वैत आपका जवाब सही है। सुमेध, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बेटा मैं ये, डैम कंस्ट्रक्शन तो कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, राइट? प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट के लिए तो सर्विस सेक्टर है, राइट? सर्विस सेक्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फर्नीचर मेकिंग जॉब कॉस्टिंग, डैम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, chemical industries, yes, this will have a lot of processes involved, so this has to be process costing. Okay, so B option is the correct option. ठीक है, सो आज हमने काफी सारे छोटे छोटे डेफिनेशन देखे, और हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ, मतलब मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी जो है वो स्टडी किया था, राइट? मल्टीपल टाइप मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है हम लोगों ने स्टडी किया है। तो आज के लिए बस यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।